हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप सबों को कंसेप्ट की क्लियरिटी तो मिलेगी ही, साथ ही आने वाले BPS 69 PT UP PCS प्रीलिम्स 2023 एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। तीनों ही घटनाएं जिम्मेवार होती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये एक वाइट लाइट है और जो इस रेन ड्रॉप पे आकर के फॉल कर रही है, रेन ड्रॉप पे आकर के गिर रही है, तो यहाँ पे दो फिनोमिनन होगी। एक तो यहाँ से लाइट का कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा या यूँ कहें कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा यहाँ पे। तो 7 कंपोनेंट्स कलर्स में बट जाएगी और 7 कंपोनेंट्स कलर्स में बट करके इसके सेकेंड सरफेस पे आकर के फॉल करेंगी। तो सेकेंड सरफेस पे जब फॉल करती है तो इनका सभी 7 कंपोनेंट्स कलर्स का के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने की वजह से इस सेकेंड सरफेस पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी वाइट लाइट जब प्रिज्म से होकर के पास करता है वाइट लाइट, तो ये 7 कंपोनेंट्स कलर्स में डिस्पर्सन के बाद में बट जाता है। तो 7 कंपोनेंट्स कलर्स में जो डिस्पर्स हो जाता है, बट जाता है, तो नीचे वायोलेट कलर आता है और ऊपर रेड कलर आता है। मतलब सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन वायोलेट कलर का होता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होगा। ये ऊपर वाली रे कौन सी कलर की होगी? रेड कलर की हो जाएगी। और सबसे नीचे वाली कलर किस कलर की हो जाएगी? वायलेट कलर की होगी। तो ऊपर वाली रेड, नीचे वाली वायलेट कलर की। अब देखिए, जो वायलेट कलर वाली रेड सबसे लास्ट में यहाँ पर आकर के फॉल कर रही है और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से, और फिर यहाँ पे आकर के इसका रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये सबसे ऊपर में है, वायलेट कलर सबसे ऊपर में है। और रेड जो इसका डेविएशन सबसे कम हुआ था, यानी सबसे ऊपर थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में वो यहाँ पर आकर के इसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद में ये सबसे नीचे है रेड कलर। तो सबसे ऊपर है वायलेट कलर, सबसे नीचे है रेड कलर, और उसके बाद में विबजियोर के ऑर्डर में ये अरेंज्ड है ऑलरेडी। सबका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कहिए या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहिए हुआ है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है और यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए कोई देखने वाला है, तो ये रेज जो है कहाँ से आती हुई नज़र आएंगी? पीछे से, इधर से कहीं आती हुई नज़र आएंगी ना। तो इन 7 कलर्स का एक बैंड, एक पट्टी, एक स्ट्रिप इधर बन जाएगा, जिसको रेनबो कहा जाता है। रेनबो बना किधर है? इधर जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बना हुआ है। और दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि रेड कलर नीचे है और वायलेट कलर ऊपर है, और ये प्राइमरी रेनबो का है। सेकेंडरी रेनबो रहता तो क्या होता? इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाएंगे। ये भी जान जाइए कि इन कलर का सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में ये अरेंज्ड है। तो प्राइमरी रेनबो में वायलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है। यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाया गया है, यहाँ हो रहा है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी तीनों फिनोमिनन है। या यहाँ पे हम कहें कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी हो रहा है यहाँ पे। ये प्राइमरी रेनबो, मतलब जब एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एक बार, जैसे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है ओनली एक बार, उसके बाद में ये रेज जो है ये यहाँ आ गई है। ऊपर में वायलेट कलर है, नीचे में रेड कलर है। तो इससे जो रेनबो इधर बनेगा उसको कहा जाता है प्राइमरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो में ऊपर वायलेट कलर होता है और नीचे रेड कलर होता है।
अब उसके बाद में यहाँ पर भी यदि इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता, कुछ रे का यदि मान लीजिए हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे, तो फिर ये रे यहाँ आ गई है, यहाँ पे फिर इनका रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इससे जो रेनबो बनेगा यानी 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो रेनबो बनता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो। और सेकेंडरी रेनबो में ऊपर रेड कलर होता है और नीचे वायलेट कलर होता है, इनको याद रखिए इन दोनों को। और फिनोमिना कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारी फिनोमिना जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रेनबो बनने के लिए। तो अब क्लियर हो गया कि तीनों ही परिघटनाएं जो है जिम्मेवार है इसके लिए। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इंद्रधनुष मतलब यहाँ पे प्राइमरी रेनबो की बात हो रही है। तो प्राइमरी रेनबो में अभी हमने देखा वायलेट कलर ऊपर होता है, रेड कलर नीचे होता है, यानी विबजियोर ऊपर से नीचे आता है। तो ऊपर से नीचे नीला, हरा, पीला हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। ये बिल्कुल सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। कैसे? दोनों ही तरह की इमेज को हम बना करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है और ऊपर से देखा जा रहा है। यहाँ से 2 रे चला दीजिए आप। एक सीधे चलाएंगे तो सीधे जा रही है तो सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, और एक तिरछा ऐसे जा रही है, इंसिडेंस इसका हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। क्योंकि पानी है ऊपर एयर है तो नीचे डेंसर है ऊपर में रेयरर मीडियम है, यानी नीचे में सघन है ऊपर में विरल है। तो सघन से विरल माध्यम यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में जब भी लाइट रे जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है। तो इसको तो जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। नॉर्मल से अवे बेंड करने की वजह से लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? कोई इधर से देखने वाला है, इसकी आँखें यहाँ है तो कहाँ देखेगा इसका इमेज यहाँ, मतलब ऊपर से कोई देख रहा है तो इस सिक्का का इमेज कहाँ बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर में बना हुआ है सिक्का का इमेज। कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर में बना हुआ है। तो सिक्का वास्तव में है नीचे, ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज ऊपर में बना हुआ है, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ लगता है। आप देख सकते हैं इसको, ग्लास से भरा हुआ पानी है या बाल्टी से भरा हुआ पानी है, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, सिक्का ऊपर उठा हुआ लगेगा। या फिर किसी तालाब में आप मछलियों को देखिए, मछली नीचे जो तैर रही है वास्तव में वो और नीचे होती है, लेकिन उसका इमेज ऊपर बना हुआ होता है और लगती है कि काफ़ी नज़दीक है, लेकिन वो नज़दीक होती नहीं है और नीचे हुई रहती है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो मछली का इमेज दिखता है रिफ्लेक्शन के बाद में। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर में है और पानी के अंदर से देखा जा रहा है, ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सीधी रेखा चला देते हैं, लाइट रे यहाँ आ गई, और दूसरा हम तिरछा चला रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। चूँकि अब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसको जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगी। नॉर्मल की ओर बेंड करने से इसको पीछे की ओर अब बढ़ाइएगा तो लगेगा कि ये और पीछे से आ रही है, मतलब ये दोनों रे ऊपर में कहीं मिलती हुई लगेगी। ये दोनों रे पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो यहाँ लगती हुई काटती हुई लगेगी। तो ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन इसका इमेज ऊपर बना हुआ है, मतलब पानी में से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो और ऊपर दूर लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका इमेज ऊपर बना हुआ है, रियल में वो नहीं है, उसका इमेज ऊपर बना हुआ है तो दूर लगता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा A 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है करेगा, वह है किसकी भांति? तो देख लेते हैं इसको। मान लीजिए कि ये जल का बुलबुला है,
जल में एयर का बुलबुला है, एयर बबल है जल में, मतलब अंदर एयर है और बाहर जल है। एक लाइट रे मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है, लाइट रे आई इस पे, उसका इंसिडेंस हुआ यहाँ पे आई, तो चूँकि बाहर में जल है तो डेंसर है, अंदर में रेयरर है। तो अब इसको सेंटर से यदि हम मिला देंगे तो ये नॉर्मल हो गया और इसको चले जाना चाहिए। ऐसे यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो चूँकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, यानी ये डाइवर्ज कर रही है रे को डाइवर्ज, यहाँ पे रे डाइवर्ज हो रही है। अब दूसरी बात यह है, फिर इस सरफेस पे आ गई, इस सरफेस पे आप एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, इसको तो जाना तो इसे चाहिए। अब चूँकि रेयरर से डेंसर में जा रही है तो रेयरर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, तो ऐसे निकल जाएगी। तो ये क्या किया, डाइवर्ज कर दिया रे को, आ रही थी ऐसे, जा रही है ऐसे, डाइवर्ज कर दिया। अब ज़रा अवतल लेंस को देख लीजिए, ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस पे कोई रे जब आती है तो अवतल लेंस क्या करता है, इसको भी तो ऐसे ही डाइवर्ज कर देता है ना। तो ये भी डाइवर्ज कर रही है तो किसके जैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। और उत्तल लेंस कैसा क्या करता है, यानी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है, जैसे मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से कोई रे आएगी तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करवाएगा, यहाँ पे कन्वर्ज करवाएगा। तो इसलिए उत्तल लेंस तो नहीं होगा, अवतल लेंस ही होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, बिल्कुल। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, स्पष्टता के साथ देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अब आइए देखते हैं ऐसा क्यों। तो मान लीजिए कि ये हमारी आँख है और इसमें ये उत्तल लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस है आँख में, बाई कन्वेक्स लेंस। अब कोई नज़दीक का ऑब्जेक्ट है तो इससे रे निकलेगी, रे आ रही है यहाँ से, इससे जो रे आ रही है ये क्या करेगा, फोकस करेगा इधर। तो नज़दीक की वस्तु नहीं दिख रही है, मतलब पीछे इमेज इसका बन रहा है, रेटिना के पीछे इसका इमेज बन रहा है, ये रेटिना के पीछे फोकस कर रहा है। तो कुछ ऐसा उपाय हम कर दें तो रेटिना के पीछे ये फोकस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका फोकल लेंथ जो है, मतलब इसका फोकल लेंथ जो है बढ़ गया है, पीछे की ओर फोकस हो रहा है। दूसरी बात यह है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसका ये दोनों रेज आकर के यहाँ रेटिना पर मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस रे जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकल रही है इसको और थोड़ा बेंड हो जाए ये रे। तो बेंड कौन कर सकता है, यदि उत्तल लेंस लगाएंगे तो बेंड कर सकता है, यानी कन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो बेंड कर सकता है, इन रेज को और थोड़ा नज़दीक ला सकता है। लेकिन यदि कनकेव लेंस लगा देंगे तो वो और छितरा देगा इस रेज को, यानी डाइवर्ज कर देगा। और इस रे को, जैसे मान लीजिए इस पे कुछ इस तरीक़ा से अवतल लेंस लगा देते तो ये जो रे आ रही है इसको और डाइवर्ज कर देता, तो और रेटिना का और पीछे जा कर के मिलती। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई कन्वेक्स लेंस यानी कन्वेक्स लेंस ही लगाएंगे। ये क्या करेगा, और थोड़ा सा बेंड कर देगा रेज को, बेंड करेगा रेज को, और ये आ कर के रेटिना पर ही मिल जाएंगी, बेंड करके रेटिना पर ही मिला देगा। तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, ये सही है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, ये सही है। निकट से पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता, अवतल लेंस का नहीं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यही गलत है, डी वाला। तो कौन सा एक सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो अभी हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे, लेकिन क्यों, कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कि ये हमारी आँख है, इसमें बाई कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ये बाई कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है।
तो चूँकि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो अच्छे से दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखेगी। तो दूर की कोई वस्तु है दूर में, तो ये क्या करेगा, इसके ये उत्तल लेंस इसको रेटिना के सामने उसका इमेज बना दे रहा है। यदि रेटिना पर ये दोनों रे फोकस हो जाती तो रेटिना पे इसका इमेज बन जाता, लेकिन रेटिना से पहले ही फोकस हुई हैं, इस कारण से इसका इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगा और वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको रेटिना पे फोकस करने के लिए इस रे को थोड़ा सा और डाइवर्ज होना पड़ेगा, ऊपर उठना होगा ना। ये रे जो है, मान लीजिए कि ये रेज थोड़ा और ऊपर से जाती यहाँ पे और ऊपर से जाती तो ये दोनों रेटिना पे आकर के मिल जाती, तो इसको और ऊपर और छितराने के लिए और डाइवर्ज करने के लिए किस लेंस का यूज करना होगा। यदि कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो वो और इसको कन्वर्ज करेगा, आपस में पास लेकर के आएगा। तो कन्वेक्स लेंस का यूज तो करेंगे नहीं, तो किसका यूज करेंगे हम, कनकेव लेंस का यूज करेंगे। कनकेव लेंस का यूज कर दीजिए, इसको और डाइवर्ज कर देगा, इस रेज को, जो ये रे आ रही थी इसको और थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, ये जो रे आ रही थी इसको और थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने के बाद में ये यहाँ आ गई दोनों रेज, यहाँ आ गई दोनों रेज और यहाँ आ गई, तो ये यहाँ पे फोकस कर दिया रेटिना पे, उसका इमेज बन गया। तो किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे, कनकेव लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। मृग तृष्णा यानी मिराज यानी मृग मरीचिका जिसको कहा जाता है, एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। ये सही है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्री है, ये कोई ट्री है और यहाँ पे बहुत सारे एयर के लेयर्स हैं, तो यहाँ से कोई रे चलती है, यहाँ से कोई रे चल रही है, तो चूँकि ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयरर मीडियम है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ऊपर का लेयर जो है डेंसर है, नीचे का रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जब भी रे आएगी तो नॉर्मल से अवे की ओर बेंड कर जाती है, नॉर्मल से अवे बेंड कर गई, फिर यहाँ पे नॉर्मल से अवे बेंड कर गई। यहाँ पे आने पे जो ही एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR हो जाता है, तो ऐसे ही लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो चूँकि इस पॉइंट से चली थी, ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से नीचे से आ रही है, तो इस ट्री का इमेज नीचे बन जाता है। यहाँ से देखने वाला कोई भी है, कहाँ देखेगा कि ये जो है इस ट्री का इमेज नीचे बना हुआ है। तो रेगिस्तान में रहने वाले यानी डेजर्ट में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन भी देखता है कि एक ट्री है, उसका इमेज नीचे बना हुआ है। और किसी भी ट्री का इमेज नीचे कब बनता है, जब नीचे में वाटर बॉडी हो, यानी कोई पॉन्ड हो, कोई वाटर का सोर्स हो, वहाँ पे वाटर बॉडी हो, वहाँ पे बना हुआ है, तो एनिमल दौड़ करके वहाँ जाते हैं, जानवर वहाँ जाते हैं, पाते हैं कि वहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है और भटकते रहते हैं। इसको मृग मरीचिका कहा जाता है। तो मृग मरीचिका क्या है, एक भ्रम ही तो है, जो किसकी वजह से हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण के यदि इसके फोकस पे कोई लाइट सोर्स हम रख दें तो इसके फोकस से निकलने वाली जो भी लाइट रेज है दर्पण से परावर्तन के बाद में क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल रे जो है वो सीधी रे जो है दूर तक जाती है और देखने में आसान कर देती है चीज़ों को देखने में। तो किसका यूज करेंगे, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला है, गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बढ़िया माने जाते हैं। बिल्कुल, हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, एब्जर्प्शन कम, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। यदि डार्क क्लॉथ हम पहनेंगे
गाढ़ा कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इस कारण से गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो गर्मी से बचने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि हल्के या सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना जाए गर्मी के मौसम में, ये सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उत्तल दर्पण प्रयोग में नहीं लाया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, तो ये तो गलत है। सो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो आँख के लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है सिलियरी मसल्स के एकोमोडेशन की वजह से, वहीं एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को। यदि दूर की चीज़ों को हमें देखना होता है तो हम आँखें ऐसे खोल लेते हैं, दूर तक खोल करके देखते हैं, और ऐसा कैसे होता है, सिलियरी मसल्स की वजह से होता है। और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो ऐसे नॉर्मल में हम देख लेते हैं। और ये एकोमोडेशन करने का कार्य जो है आँख में जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसके फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करती है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मांसपेशियाँ, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। समान फोकस दूरी वाले एक उत्तल और एक अवतल लेंस, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। कुछ इस तरीक़े से हम इसको बना सकते हैं। बिल्कुल ये सटा हुआ है आपस में, ये सटा हुआ है। अब कोई भी लाइट रे यहाँ पे आएगी, मान लीजिए यहाँ से चली लाइट रे, तो ये क्या करेगा, ये बेंड करेगा टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या करेगा, छितराएगा। तो जिधर जा रही थी उधर ही फाइनली ये चली जाएगी। तो इसलिए ये किसके जैसा, एक ग्लास के जैसा बिहेव कर रहा है, ग्लास सीट के जैसा, एक कांच की समतल चादर के जैसा बिहेव कर रहा है। आ रही थी वैसे ही चली गई, कांच के सीट के जैसा बिहेव कर रहा है, कांच की समतल चादर की भांति, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो जो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो कंडक्शन किस में होता है, मान लीजिए कोई ठोस है, देखते हैं कि संवहन जो है ठोस में हो सकता है कि नहीं, यानी कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र ठोस यानी सॉलिड में हो सकता है कि नहीं। देखिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में ये क्लोजली बिल्कुल आपस में सटे हुए पैक्ड रहते हैं। अब मान लीजिए इसका एक एंड पे हम हीट सप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे हम गर्म कर दें एक एंड को, यहाँ पे इसको हम गर्म करना शुरू कर दें, इसको गर्म करना शुरू कर दें, तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को गेन करेगा, इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू करेगा और हीट जो है बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा, फिर बगल वाला अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को आगे वाले को ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीक़े से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया हुआ है। अब देखिए, अब कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में देख लेते हैं। कन्वेक्शन मान लीजिए कि यह एक कंटेनर है, यह एक कंटेनर है, इसमें वाटर रखा हुआ है, वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ से गर्म करना शुरू कर देते हैं। गर्म करना शुरू करेंगे तो जो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है, सबसे पहले एक तो इसका जो बॉटम है मेटल से बना हुआ है, यहाँ से कंडक्शन के थ्रू हीट अंदर चला जाएगा लिक्विड में, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो हीट गेन करके ये हल्का हो जाएगा, ऊपर उठेगा, और ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो इसकी जगह को फिर आकर के ऑक्यूपाई करेगा। तो मतलब ये रहा का हीट गेन करके मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल फिर नीचे आ रहे हैं, मतलब जो भी हीट ले रहा है
वो ले करके अपने साथ ऊपर जा रहा है, मतलब अपनी जगह को छोड़ करके जा रहा है। तो जगह को छोड़ करके क्या सॉलिड में मॉलिक्यूल जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो सॉलिड में पॉसिबल तो है ही नहीं। किस में पॉसिबल है? लिक्विड में पॉसिबल है और गैसेस में पॉसिबल है। तो ठोस में तो हो ही नहीं सकता है, ठोस एवं निर्वात में हो ही नहीं सकता है, गैस एवं द्रव में हो सकता है, गैस एवं द्रव में। निर्वात में तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक मीडियम चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल चाहिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने के लिए, तो वैक्यूम में तो पॉसिबल है नहीं, गैस एवं द्रव में पॉसिबल है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? देखिए, उबलता हुआ जल है तो उसमें लेटेंट हीट नहीं है, उबलता हुआ जल है, लेकिन भाप बदला हुआ है लेटेंट हीट लेकर के। मतलब यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, तो स्टीम ज़्यादा हीट कंटेन किया हुआ है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, भाप में बदलने में, अब फेज चेंज होने में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसको लेटेंट हीट कहा जाता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको लेटेंट हीट कहा जाता है। और वो लेटेंट हीट इसमें है, भाप में, स्टीम में है, इस कारण से ये ज़्यादा जलन पैदा करेगा। स्टीम ज़्यादा जलन पैदा करेगा, क्या करता ही है। तो इसका सही ऑप्शन का हो, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण से अधिक जलन उत्पन्न करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलने में गुप्त ऊष्मा चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। तो लेटेंट हीट कितना होगा? m इंटू एल, m कितना है? 1 ग्राम, और लेटेंट हीट कितना होता है इसका? 80 कैलोरी होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलने में 80 कैलोरी चाहिए ऊर्जा। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में हीट कितनी चाहिए? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम है 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 CGS यूनिट में। एम एस डेल्टा टी 100 माइनस 0 यानी 100 हो गया, यानी 100 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होगी 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जाने में। अब 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में बदलने में फिर लेटेंट हीट की ज़रूरत होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो उसके लिए ये मान लीजिए, इसको आप Q1 कह दीजिए हीट, इसको हम कह देते हैं Q2 कह देते हैं। तो Q3 होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में बदलने में रिक्वायर्ड हीट होगा m इंटू एल वी। एम हो गया 1 ग्राम, एल वी हो गया 540 कैलोरी। तो तीनों हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे, 80 प्लस 100 प्लस 540, तो 80 प्लस 100 प्लस 540, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 720। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला फार्मूला हमारे पास आता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है, x मान लेते हैं, तो F के जगह पर भी x रख देते हैं और C के जगह पर भी x रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x-32/9 इज इक्वल टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर दें तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 5 इंटू 32। ये 5x इधर आ जाएगा तो 4x बच जाएगा, 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 32 लेकिन माइनस में। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4 से कट जाएगा 32 8 टाइम्स में, तो -5 इंटू 8 -40, तो क्या होगा? -40। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।